हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल। इसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज यहां पर आपको अवेलेबल होंगे। यहां पर हम कोशिश करेंगे कॉमर्स में से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकांकी व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल ट्रेड मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं L.H. हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है C.W. गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था C.W. गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीज़ों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए, सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में ये है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स, एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से
सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है और वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं। अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजॉरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है। सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर, ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। तो कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया। 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, जो वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की, वो कितने होने चाहिए। 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए नंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं। ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं।
इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं। जैसे कि वेजेस, अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो तो वहां भी हो सकता है।
नेक्स्ट है ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इशू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा। First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे। ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठी के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको P&L में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में P&L में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी, तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के P&L में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, किसी बड़े एडवर्टीजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं
जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडरराइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एन आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए क्या किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सभी निर्णय किस तरह के होते हैं। ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजंस होते हैं। इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा
लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहाँ जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहाँ प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है? एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है, पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई में, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तकनीकी विकास, विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेस से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल
कॉजेज वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि इस्टेब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है, तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? J.M. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। ऑप्शंस हैं J.R. हिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, P.L. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ या मार्शल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर?
अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन, या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ या कौटिल्य। फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो इन्हेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता यानी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी, या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा? वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई। सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी, तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा? उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी, या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहाँ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी? 0, 1, 1 से अधिक या 1 से कम। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, 0। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी? आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचें। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस, तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है, अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ला लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे।
उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई फैक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? अप्लाइज ओनली इन एग्रीकल्चर, अप्लाइज इन इंडस्ट्री ओनली, अप्लाइज टू ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, या फिर द मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज द डिप्लीशन रूल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है। रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की, उस पर रिपेयर करवाने की। तो डिप्लीशन हर जगह होता है। तो राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम को हम किस में मेजर करते हैं? देश के कुल उत्पादन द्वारा, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो। देश के कुल विनियोग द्वारा, यानी जो नेशन का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा। देश के कुल उपयोग द्वारा, यानी टोटल यूजनेस। या फिर डी ऑप्शन है हमारा कुल राजस्व द्वारा, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि देश के कुल उत्पादन द्वारा। हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में, उससे हमारी राष्ट्रीय आय पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने या शुम्पेटर ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया था? हार्वे, हाले, वाकर या नाइट? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, हाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वितरण में उद्यमी को हिस्सा प्राप्त होता है सबसे बाद में, सबसे पहले, बीच में या कभी नहीं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है सबसे बाद में। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मूव करते हैं, जो कि हमारा समय वरीयता का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है ओहलिन ने, विक्सेल ने, फिशर ने या मार्शल ने? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है हमारा लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नाइट ने, हाले ने, शुम्पेटर ने या शैकल ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है हमारा शुम्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी लगान की अभिधारणा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं ए, एडम स्मिथ, मार्शल ने, रिकार्डो ने या फिर जे एम मिल ने? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल। मार्शल ने आभासी लगान की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किन चीजों पर निर्भर करती है? जनसंख्या के आकार पर, यानी पॉपुलेशन पर, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल, रहन सहन का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इंटरेस्ट रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? वस्तु विभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफरेंस आना, किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस आना, वो किस मार्केट में पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है, ऑप्शंस है जेविन्स ने, मार्शल ने, स्मिथ ने या फिर हिक्स ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में दूध मंडी उदाहरण है? ऑप्शंस हैं स्थानीय बाजार का, बी स्थानीय प्रतियोगी बाजार का, सी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन बाजार का, या डी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का उदाहरण है अगर किसी भी शहर में दूध मंडी होती है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर व परिवर्तनशील लागतों में के बीच अंतर बताइए। तो स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उन दोनों के बीच अंतर क्या है? मात्रा का अंतर है, किस्म का अंतर है, दोनों का अंतर है, या उपरोक्त में से किसी का अंतर नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, मात्रा का अंतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी फर्म किस तरह से बिहेव करती हैं? हानि वहन करती हैं, बी ऑप्शन असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, सी ऑप्शन सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, डी ऑप्शन कीमत परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किस तरह का बिहेव करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको वो रिसीव करती हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि हम रात में एक और वीडियो को अपलोड कर दें आपके लिए, जिससे कि आप इजीली अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। और फ्रेंड्स एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा। और आपके एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस आए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर डिस्कशन करने की। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।